हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम होगा ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। तो चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम त्रिभुज है तो त्रिभुज होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। और ये ट्रायंगल जो होता है ये होता क्या है? बहुभुज होता है जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ होता है। यानी इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज, और इसकी डेफिनेशन में 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, अब त्रिभुज में बात करें, जैसे एग्जांपल इसका अगर हम दें तो ये बना लीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। इसमें कितने रेखाखंड? एक रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये दूसरी रेखाखंड और ये तीसरी। तो 3 रेखाखंडों से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और एक त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। जहां 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। 3 शीर्ष होते हैं और इसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कितने होते हैं? कोण होते हैं। और इन तीनों कोणों की मापों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी आपसे कहा जा सकता है कि त्रिभुज में कुल कितने कोण बनते हैं? 3 कोण बनते हैं और उन तीनों कोणों के मापों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। बस में चलिए, तो ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब यहां देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। अगला, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? कितने होते हैं? वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है त्रिभुज, 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भुजाओं के आधार पर। क्या? भुजाओं के आधार पर। ठीक है, अब भुजाओं के आधार पर क्या होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आप जानते होंगे समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये 3 होते हैं। अब ये होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? अब इसमें आप देखें कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? समान माप की हो, उससे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। भाई, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो समान हो तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वो 60 अंश का होता है।
ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, डिफिनेशन इसके नहीं लिखवा रहे हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। क्लियर। अब समद्विबाहु त्रिभुज, यहां नाम से पता लग रहा है समद्वि, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ओके। अब तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान ना हो, जिसकी एक भी भुजा एक दूसरे के समान ना हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आई? तो समबाहु, एक बार फिर से समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान ना हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब नंबर 2 चलते हैं कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है। भुजाओं के आधार पर ये 3 हो गए, और कोणों के आधार पर भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या फ्रेंड्स, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक ना। नंबर 2 आता है समकोण त्रिभुज। नंबर 2 कौन सा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, त्रिभुज में कुल कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, और उन तीनों कोणों में से यदि एक कोण जो है वो 90 अंश का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। और नंबर सी जो है, तीसरा जो है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो। जिसका कोई एक कोण कितने अंश से ज्यादा हो, 90 अंश से ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। बस में, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ओके। और वह कोण जिसका कोई एक कोण, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, और वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज के बारे में डिफिनेशन, हालांकि इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में नहीं है, लेकिन ये चैप्टर का नाम त्रिभुज था, इसी वजह से हमने सोचा कि आपको ये त्रिभुज के बारे में जानना चाहिए। ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं सर्वांगसम। त्रिभुज के बारे में जानने के बाद हम पढ़ेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या है, सर्वांगसम को अगर हम थोड़ी देर के लिए संध विच्छेद करें, उनको विच्छेद, उनके वर्णों का विच्छेद करें तो क्या आएगा, सर्व अंग सम। सम मतलब समान, यानी वे आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो। वे आकृतियां जिनके सभी अंग एक दूसरे के कैसे हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां बोलेंगे ना। यानी इसकी डिफिनेशन हम कैसे देख सकते हैं, वे दो या दो से अधिक आकृतियां, दो या दो से अधिक आकृतियां जिनके क्या हो, सभी अंक, आकार और अंक कैसे हो, समान हो, या फिर जिनको एक दूसरे के ऊपर
एक दूसरे के ऊपर रखने पर वे एक दूसरे को क्या करें, पूर्णतः ढक लें, पूर्णतः क्या करें, पूर्णतः ढक लें, वे सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, यानी वे दो या दो से अधिक आकृतियां जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर वे एक दूसरे को क्या करें, पूर्णतः ढक ले, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां। भाई एक दूसरे को वही ढकेंगे जिनके आकार और माप कैसे हो, सेम हो। तो वैसी आकृतियां जिनके आकार और माप दोनों समान हो, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे दो या दो से अधिक आकृतियां जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, वे सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे कौन से आप दो वस्तु अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, रोजाना आप प्रयोग करते हैं कि वो एक दूसरे के सर्वांगसम हो। जैसे हम कहें आपके दोनों हाथ के जो पंजे हैं, अगर हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये देखिए पहला जो है वो दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया ना। अगर आप इसको दोनों को ढकेंगे तो ये पिछला आपका पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा, अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये इधर वाला पीछे निकला ना, दिख नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपके हाथ के पंजे जो हैं वो कैसे हैं, सर्वांगसम है ना। इनकी आकार भी और माप एक दूसरे के कैसे बिल्कुल सेम है, इसी वजह से हम इसको सर्वांगसम आकृतियां कह लेंगे। और कोई एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में अपनी यूज करते हैं, और कोई एग्जाम्पल, जैसे एक ही पैकेट के दो ब्लेड हो गए, आप ब्लेड लें, अगर दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उनकी एकदम माप, सेम साइज, आकार सब कुछ एकदम एक जैसी होगी। तो इसका मतलब है एक ही पैकेट के जो दो ब्लेड होंगे वो भी एक दूसरे के सर्वांगसम आकृतियों के क्या होंगे, वो एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, एक ही पैकेट के दो बिस्किट हो गए, ओके, एक ही पैकेट के दो बिस्कुट हो गए तो वो भी एक दूसरे के कैसे होंगे, वो सर्वांगसम होंगे। या एक ही कॉपी के दो सीट हो गए, दो सीट पेपर हो गए, एक ही कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए या एक बुक ले लीजिए, उसके अगर आप एक बुक उसके पेज निकालेंगे तो वो दोनों पेज भी एक दूसरे के कैसे होंगे, सर्वांगसम। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों पेजों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी आकार, बनावट या उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सब कुछ कैसी होगी, सेम होगी। तो इसीलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां बोलेंगे ना। अच्छा, सर्वांगसम होने के प्रतिबंध को ही सर्वांग क्षमता कहते हैं, सर्वांग क्षमता नियम कहते हैं, सर्वांग क्षमता कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग क्षमता कहते हैं। ओके, ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां बोलेंगे। और सर्वांगसम होने के प्रतिबंध को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसमता कहते हैं। बस नहीं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे क्या है, जैसे इसमें आगे है कि दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि दो रेखाखंड, चलिए बता देते थोड़ा सा, सर्वांग क्षमता
ठीक है, ये क्या होता है? तो दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होंगे? जब दो रेखाखंडों की लंबाइयां कैसी हो? समान हो, तब वो दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। वो रेखाखंड कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। कब होंगे? जब दोनों रेखाखंडों की लंबाई कैसी हो? समान हो, तो हम उसे रेखाखंड का सर्वांगसमता नियम कहेंगे ना। अगर एक रेखाखंड की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो दूसरे उसके सर्वांगसम भाग की लंबाई कितनी होगी? वही भी 35 होनी चाहिए। ठीक है, अगला आकृतियों में सर्वांगसम। सर्वांग क्षमता, तो अभी आपको ऊपर बताएं कि दो आकृतियां सर्वांगसम कब होती हैं? जब उनकी आकार और माप बिल्कुल एक जैसा हो, एक समान हो, तब उससे हम क्या बोलते हैं? आकृतियों में सर्वांगसमता बोले। यानी वो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर अगर वो दोनों एक दूसरे को ढक लेती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसमता कहेंगे। ओके, अगला है त्रिभुजों में सर्वांग समता। अगला आप क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों में सर्वांग समता। ठीक है, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे कि जब उनकी बनावट यानी आकार और उनके माप कैसे हों? एकदम बिल्कुल सेम हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे? वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। और इस प्रतिबंध को, जिस प्रतिबंध से होंगे सर्वांगसम, उसे हम त्रिभुजों में सर्वांगसमता कहते हैं। अब त्रिभुजों में सर्वांगसमता जो है वो कई प्रकार से होता है। ठीक है, त्रिभुजों में सर्वांगसमता जो है वो कई प्रकार से होता है। तो त्रिभुजों में सर्वांगसमता की बात करें तो यदि दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज जिनकी आकार और माप कैसी हो? बराबर हो, या फिर हम ऐसे कह लें कि दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को पूर्णतः क्या करें? ढक ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज। और वो जिस नियम से होंगे उसे हम त्रिभुजों में सर्वांगसमता नियम कहेंगे। पास में? अच्छा, अब आगे पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियां। त्रिभुजों के सर्वांगसमता के लिए कसौटियां क्या होती हैं? कुछ कसौटियां होती हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि SAS सर्वांग क्षमता नियम। सर्वांग क्षमता नियम, SAS सर्वांग क्षमता नियम, ये क्या होता है? यानी यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यदि दो त्रिभुजों के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और कौन से नियम से? SAS नियम द्वारा। यानी यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और
और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज SAS सर्वांग समता नियम द्वारा सर्वांगसम होती हैं। क्या होती हैं? सर्वांगसम होती। ओके, फिर से समझ लेते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कौन से नियम से? सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा वो सर्वांगसम होते हैं। बात सुनाई। दूसरा इसका एक और है कि ASA सर्वांग समता नियम। ठीक है, ये क्या होता है? यहां देखिए लिखा है ASA यानी A फॉर एंगल, S फॉर साइड, दो एंगल और एक साइड पहले त्रिभुज के और दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो इसका मतलब है वो दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग समता नियम द्वारा क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। यानी यहां इसमें क्या लिखेंगे? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा और एक भुजा के क्या हो? एक भुजा के समान है तो वे त्रिभुज कौन से नियम द्वारा? ASA सर्वांग समता नियम द्वारा क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सर्वांग समता नियम द्वारा सर्वांगसम होते हैं। ठीक है ना? सर्वांगसम होते। ओके, तो ASA सर्वांग समता नियम क्या होता है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर हो, समान हो, तो उसे हम कौन से सर्वांग समता नियम द्वारा सर्वांगसम कहेंगे? ASA सर्वांग समता नियम द्वारा सर्वांगसम कहेंगे। और एक बात ध्यान रखना, यही नोट आप लिख लेंगे, नोट कि सर्वांगसम त्रिभुजों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भाग, यानी संगत भाग में जैसे संगत भुजाएं हो गई, संगत कोण, ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड्स।